हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए रेप्लिकेशन जो हम पढ़ रहे थे उस रेप्लिकेशन में हमारी जो दूसरी स्टेप्स थी उस स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टेप में लिख के दिया भी है कि हमारा जो पहला स्टेप था वो था डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए सुपर कॉइल्स एंड जो सेकेंड स्टेप है उसका नाम है अनवाइंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, यानी आप यहाँ पे दो टर्म पे आप ज्यादा ध्यान देंगे, एक तो अनवाइंडिंग पे ध्यान देंगे, एक आप मेल्टिंग पे ध्यान देंगे। अब देखिए ध्यान ये भी दीजिएगा कि मैंने पहले स्टेप पे लिखा था डीएनए सुपर कॉइल्स, लेकिन इस बार मैंने लिखा है डीएनए डबल हेलिक्स। इसका मतलब होता है डीएनए सुपर कॉइल में और डीएनए डबल हेलिक्स में फर्क है। मैंने आपको बताया कि डीएनए जो सुपर कॉइल है, सुपर कॉइल काफी कंडेंस्ड होता है। ठीक है, यानी हिस्टोन प्रोटीन का यूज करके वो काफी कंडक्ट होता है, यानी पैकेजिंग में होता है। लेकिन जो डीएनए डबल हेलिक्स होता है वो थोड़ा सा लूज होता है। ठीक है, तो जब लूज हो जाता है, यानी आपका जो सुपर कॉइल जब लूज हो जाता है तो वो डीएनए डबल हेलिक्स कहलाता है। और जब डीएनए डबल हेलिक्स बन जाता है तो हमारी अनवाइंडिंग और मेल्टिंग जो है वो आसान हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ये सेकंड स्टेप अनवाइंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स के नाम से जानी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आप देखिए कि जहां से अनवाइंडिंग होती है, यानी डीएनए की जहां से अनवाइंडिंग होती है उस स्थान को बोलते हैं रेप्लिकेशन ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा? रेप्लिकेशन ओरिजिन। ठीक है, रेप्लिकेशन ओरिजिन, राइट। क्या होते हैं रेप्लिकेशन ओरिजिन? रेप्लिकेशन ओरिजिन वो स्थान है जहां से डीएनए की ओपनिंग होगी, यानी अनवाइंडिंग होगी, वहां से इसकी बात यहाँ पे की जाती है। अगर आप देखेंगे तो रेप्लिकेशन ओरिजिन इज ए शॉर्ट डीएनए सेगमेंट। आप ऐसे बोल सकते हैं छोटा सा जो डीएनए सेगमेंट होता है उस स्थान, यानी मोस्टली रेप्लिकेशन ओरिजिन आर फाउंड एट दोज प्लेसेस वेयर द शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स आर फाउंड। ठीक है, यानी जहाँ पे डीएनए सेगमेंट्स जो हैं वो छोटे होते हैं, वहां से रेप्लिकेशन ओरिजिन की जो है वो शुरुआत होती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेप्लिकेशन ओरिजिन आर द साइट विच कंटेन्स शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स। ओके, तो उस स्थान से जो है वो अनवाइंडिंग होती है। लेकिन ये जो रेप्लिकेशन जो ओरिजिन है, ये रेप्लिकेशन ओरिजिन आपको प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी फर्स्टली अगर विशी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो रेप्लिकेशन ओरिजिन है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अलग होती है और यूकैरियोटिक सेल में जो है वो अलग होती है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेप्लिकेशन ओरिजिन की अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो हम ये देखेंगे कि इट इज अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे होता है बेटा? अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है वो अटैच होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है या जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो उनका जो डीएनए होता है, यानी जो सर्कुलर डीएनए उनके अंदर जो मौजूद होता है वो कहीं कोने में यानी कॉर्नर में पड़ा होता है, जिससे न्यूक्लियाइड के नाम से जाने जाते हैं, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। तो वही मैंने लिखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्रोकैरियोटिक सेल में होता क्या है कि जो ये रेप्लिकेशन ओरिजिन है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको ऐसे बना देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा अच्छा रहे, कि जो रेप्लिकेशन ओरिजिन है वो अटैच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जहां से ये अटैच होता है मैं आपको बताऊं कि वहां 245 बेस पेयर जो है वो पाए जाते हैं। वहीं से इनकी रेप्लिकेशन ओरिजिन जो है वो उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें जिसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो रेप्लिकेशन ओरिजिन है उस पे 100 से लेके 150 बेस पेयर डीएनए सेगमेंट पाया जाता है, और वहां से जो रेप्लिकेशन ओरिजिन है वहां उसकी शुरुआत होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में बोथ आर डिफरेंट इन दिस केस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखिए 245 बेस पेयर से है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 100 से 150 बेस पेयर जहां पे होता है, वहां पे जो आपका डीएनए है उस डीएनए की अनवाइंडिंग या रेप्लिकेशन ओरिजिन को डिफाइन किया जाता है। ये हमारा दूसरा स्टेप है। ओके, चलिए आइए अब हम देखते हैं कि जो रेप्लिकेशन ओरिजिन है उस ओरिजिन पे कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। उन प्रोटीन्स को बोलते हैं ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स रेप्लिकेशन ओरिजिन पे हमेशा जो है वो पाई जाती हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। इनको हम बोलते हैं ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन्स ये क्या होती हैं? लिंक्स विद द डीएनए, लिंक्स विद द डीएनए, लिंक्स विद द डीएनए, यानी ये डीएनए से जो है वो
जुड़ी होती हैं कहां पे बेटा, एट द रेप्लिकेशन साइट, एट द रेप्लिकेशन साइट। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको कोई गड़बड़ी ना हो। एट रेप्लिकेशन साइट, यानी रेप्लिकेशन साइट पे ये प्रोटीन्स आपको दिखाई देंगी। ओके, अगर हम इस ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन देखें तो इसके साथ में कुछ और भी चीजें होती हैं जिसको मैंने आपको बताया था, आपको बताया अगर आपको याद हो। एक तो आपको आरएनए मिलेगा, इस आरएनए के साथ में आपको एंजाइम मिलेगा और इस एंजाइम के साथ में आपको कुछ प्रोटीन्स भी मिलेंगे, यानी किसी प्रकार की कोई असुविधा भाई ना होने पाए रेप्लिकेशन ओरिजिन पे, क्योंकि जब तक रेप्लिकेशन ओरिजिन स्टार्ट नहीं होगा, जब तक ओरिजिन रेप्लिकेशन में स्टार्टिंग नहीं होगी, तब तक डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन हो बिल्कुल नहीं पाएगा। इसलिए उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन्स मैंने बताया ये हमेशा डीएनए से लिंक्स होता है एट द रेप्लिकेशन साइट। आगे देखते हैं भाई, आगे आप देखेंगे कि ये जो ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं ये क्या करती हैं, यूज एटीपी। ठीक है, क्या करती हैं, यूज एटीपी, यानी एटीपी का इस्तेमाल करती हैं। एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल किया जाता है और ये कहां से आता है भाई, ट्राइफॉस्फेट से जो है वो आता है। यानी ये जो एनर्जी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, इस एनर्जी का इस्तेमाल किया किस में जाएगा, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक, यानी ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं बेस पेयर्स के बीच में, उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, इसी एटीपी का इस्तेमाल करके जो है वो किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होगा, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होगा, वैसे ही इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा बेटा, मेल्टिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मेल्टिंग कहा जाएगा। आप इसको और अच्छे से समझ लीजिए कि मेल्टिंग क्या होता है। तो आप क्या देखेंगे कि मेल्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे हम ये कहेंगे कि सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, यानी डीएनए स्ट्रैंड्स के सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और डीएनए स्ट्रैंड्स के करीब आने को हम क्या बोलते हैं, यानी ज्वाइन करने को क्या बोलते हैं, एनीलिंग बोलते हैं। आपको बाद में बताते हैं हम उसको। ठीक है, तो ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, यानी मेल्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ स्ट्रैंड्स सेपरेटेड। ठीक है, बोथ स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, स्ट्रैंड्स। ठीक है, बोथ स्ट्रैंड्स बिकम सेपरेटेड। आप और अच्छा ग्रामर के अंदर भी लिखें कि बिकम सेपरेटेड। ठीक है, यानी ये क्या कर जाएंगे, सेपरेट कर जाएंगे। ओके, अच्छा, जैसे ही सेपरेट किया जाएगा वैसे ही रेप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगा। हम ऐसे बोलेंगे कि रेप्लिकेशन स्टार्टेड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो अलग हो जाएंगे, वैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जैसे ही ब्रेक किया, मेल्टिंग हुआ, वैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है। इसीलिए ये जो ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, इनको दूसरी तरीके से इनका एक दूसरा नाम भी हो जाता है जिन्हें हम बोलते हैं इनिशिएटर प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा, इनिशिएटर प्रोटीन। ठीक है, इनिशिएटर प्रोटीन के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, और इसी इनिशिएटर प्रोटीन, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इसका जो रोल है ना, तो वो क्या हो जाता है, रोल इसका फिनिश हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। कब खत्म हो जाता है, आफ्टर स्टार्टिंग। ठीक है, रोल फिनिश्ड आफ्टर स्टार्टिंग, यानी जैसे रेप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वैसे ही इसका रोल जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको क्या, कि मेल्टिंग के तुरंत बाद ही जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसे ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के मतलब ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन जिसको कहा जाता था, उसे अब क्या कहा जाएगा, इनिशिएटर प्रोटीन कहा जाएगा। यानी हम इसका एक और नाम रख सकते हैं इनिशिएटर प्रोटीन, क्योंकि इसी की वजह से स्टार्टिंग हो रही है और इसका जो रोल है वो फिनिश हो जाता है जब ये स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा, यही जो प्रोटीन है, अगर हम देखेंगे, अगर यही प्रोटीन को हम देखें तो ये ई कोलाई, यानी इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर अगर देखा जाए तो ई कोलाई के अंदर इसी का नाम हो जाता है डीएनए ए। क्या हो जाता है, डीएनए ए हो जाता है। ठीक है, यानी हम ऐसे बोलेंगे कि इसका नाम क्या हो जाएगा, डीएनए ए हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी बात थी, आगे आ जाते हैं। ये क्या कहा गया कि ये जो मेल्टिंग है, यानी डीएनए को जो है, डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होंगे उनको अलग किया जाएगा। अच्छा, ये डीएनए की स्ट्रैंड्स को अलग करना कहाँ आसान है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इजियर एट, आसान कहाँ है भाई, आसान तो वहां है ना जहां पे ऊर्जा कम लगे, यानी एनर्जी कम लगे, तो वो है एडेनिन और
थायमीन के बीच में आसानी से ब्रेक करना आसान है, ठीक है। ऐसा इसलिए है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। यानी डबल बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से, डबल बॉन्ड की जो प्रेजेंस है, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये एडेनिन और थायमीन के बीच में डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करना आसान है, क्योंकि इसमें 2 ही बॉन्ड है। अगर आप ग्वानिन और साइटोसिन को लेते तो उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता। तो ये आपका जो है अनवाइंडिंग हो गया एंड मेल्टिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स के नाम से जो है वो जाना जाएगा। क्लियर? ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे बताइए आप। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने आपको बताया था आरएनए प्लस एंजाइम प्लस प्रोटीन, इन तीनों को आप देखिएगा कि जब हमने बताया था तो इन तीनों को बताया था भाई कि इन तीनों का एक अदर भी नाम है, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो इन तीनों का एक अलग नाम था, रेप्लिसोम। क्या नाम था? रेप्लिसोम, ठीक है। इनका क्या नाम था? रेप्लिसोम के नाम से जाना जाता था। और पढ़ते हैं। अब मैं तीसरा स्टेप आपको बताता हूं। हो सकता है कि तीसरा स्टेप इसमें ना कंप्लीट हो पाए, तो आपको अगला लेक्चर जो है वो देखना पड़े, ठीक है। और आपको देखना भी है क्योंकि इसके आगे भी तो चलना ही है ना। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है सिंथेसिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिंथेसिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। यानी सिंथेसिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी अब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो है वो सिंथेसिस करेंगे। लेकिन सिंथेसिस के लिए होना क्या चाहिए? आप जानते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो एक हाई एनर्जेटिक प्रोसेस है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें जो पार्ट है वो ये कहा गया कि मैं आगे बताता हूं कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन अगर आप देखेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है, इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो बाई, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल, यानी बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हमारे एक बहुत ही आदरणीय साइंटिस्ट हैं जो कि 1968 का समय है और उनका नाम है भाई हुबरमैन एंड रिक्स, ठीक है। हुबरमैन एंड रिक्स साहब जो थे, इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? टेक्स प्लेस इन बोथ स्ट्रैंड, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? टेक्स प्लेस इन बोथ स्ट्रैंड, टेक्स प्लेस इन बोथ स्ट्रैंड्स, यानी दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर जो है वो होता है, ओके, स्ट्रैंड्स होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी होता तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मैंने आपको डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज बताई है और उस डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज में हमने ये सीखा था कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। यानी दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम और एक 5 टू 3 प्राइम के अंदर जो है वो जाना जाता है। मैं आपको यही एक बात भी बता दूं कि जो भाई अब इसमें थोड़ा सा जगह जो है बच नहीं रही है। आगे देखिए यहाँ पे कि ये बात इसमें बताएगी कि टेक्स प्लेस इन बोथ स्ट्रैंड्स, यानी दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर जो है वो होता है। आपने देखा कि वहां मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होते हैं। तो आप देखिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड, Hb से मैंने लिख दिया इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक्स होते हैं, यानी टूट जाते हैं। और जैसे ही टूट जाते हैं, ठीक है, तो बोथ स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड, ठीक है, यानी दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाता है, यानी बोथ स्ट्रैंड्स, ठीक है, गेट सेपरेटेड, यानी सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और जहां ये सेपरेट करता है ना, वहां एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बनता है और इस वाई शेप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, ठीक है। एक रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो अभी हम अपनी बातों को यहीं समेट रहे हैं, रोक रहे हैं इसलिए क्योंकि थोड़ा वीडियो जो है वो लंबी हो सकती है, तो इसलिए हम इसको अगले आपको टॉपिक में पढ़ाते हैं, जो कि आगे हम इस लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक मैंने बात अपनी रोक दी है, क्या कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ब्रेक होते हैं तो दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलग हो जाते हैं
और एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से जानते हैं। वी नो दैट विद द नेम ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो आप इस चीज को पहले अच्छे से पढ़िए, थोड़ी देर पढ़िए, उसके बाद जो हमारी अगली वीडियो है आप उस अगली वीडियो के देखिए ताकि ये चीज आपको जो है वो समझ में आ जाए। आपको डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल हलवा लगेगा। ठीक है, ओके, तो आप इस चीज को पढ़िए, हम आगे आपके लेक्चर जो है वो बनाते हैं, लेकिन आप इसको शेयर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो प्लीज, थैंक यू।